यहाँ पर आता है वो सवाल जो कई दशकों से बिहार के आसमान में गूंज रहा है। हमारे पास कोई इंडस्ट्री नहीं है। बिग इंडस्ट्री आप छोड़ें, छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री जो होती है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री, वो भी नहीं है। इंडिपेंडेंस के पहले भी इंडस्ट्री नहीं था, लेकिन इंडिपेंडेंस के 12-15 साल के अंदर में अच्छी इंडस्ट्रीज आई। बिहार आज ऐसा नहीं था। आजादी के बाद बिहार जो था, जो देश का जीएसडीपी था, उसमें बिहार 5वें नंबर का स्टेट था। फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट्स, शुगर मिल्स, इनफैक्ट जूट मिल्स, ये आई और ये 1952 से लेके 1970 तक ग्रो भी की। भारत में अगर आप टोटल टाउनशिप्स गिनवा दीजिए आप मुझे उस समय के, तो आपको कानपुर दिखेगा, थोड़ा बहुत मद्रास दिखेगा, कैलकाटा दिखेगा, बॉम्बे दिखेगा, अहमदाबाद उस समय उभर ही रहा था। टोटल मिला के आपको अनडिवाइडेड बिहार से बाहर आपको 5-6 टाउनशिप्स ही दिखेंगी। लेकिन अब बिहार में रांची था, जमशेदपुर था, बोकारो था, डालमिया नगर था, कम से कम 10 टाउनशिप्स थे। अधिकतर लोग यहाँ पे आके जॉब करते थे। करीब 8% के आसपास जो था बिहार का कंट्रीब्यूशन था उस जमाने में। 60s ऑनवर्ड्स वो घटना शुरू हुआ। हम भी घूमते थे तो दिखाई पड़ता था, चिमनी दिखाई पड़ती थी, धुआं दिखाई पड़ता था। अब वो सब गोल हो गया है, सडनली डिसअपियर करने लगी। चीनी मिले हमारे पास, एक जमाने में 27% देश का चीनी प्रोडक्शन बिहार में हुआ करता था। ये पिछले 30-40 वर्षों की कहानी है, ये सब खत्म हो गई। बिहार की समस्या क्रिएट हुई, जिसका सबसे बड़ा कारण था कि आजादी के तुरंत बाद 50s में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई, जिसमें ये था कि भाई कि आप अगर लोहा, कोयला या कोई भी मिनरल्स जो बिहार में उत्पन्न होता है, इसको आप किसी दूसरे स्टेट में या दूर कितना भी स्टेट में हो, उसको ले जाने का जो माल ढुलाई का जो खर्चा रहेगा, जो टैरिफ रहेगा, वो सेम रहेगा। खनिज पदार्थ बिहार में भी उसी रेट में मिलेगा और वो चेन्नई में भी उसी में मिलेगा। उसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्री धीरे धीरे कोस्टल रीजन्स में चली गई और बिहार जो है वो वहाँ पे इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे धीरे धीरे खत्म हो गई। उस जमाने में बिहार झारखंड एक हुआ करता था, वो 40% खनिज बिहार में प्रोड्यूस होता था। तो बिहार उस हिसाब से तो सबसे रिच स्टेट होना चाहिए था, लेकिन वो हो नहीं पाया। आप देखेंगे कि बिहार केवल फ्रेट इक्वलाइजेशन का दंश नहीं झेला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में पंजाब में एग्रीकल्चर में जो पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट हुआ, बिहार उसका 1/5 था, जबकि बिहार एग्रीकल्चरल स्टेट है। पूरी हरित क्रांति जो हुई वो हरियाणा पंजाब को बेस करके हुई। उस प्रोसेस से बिहार छूट गया। कास्ट सिस्टम में जो एक कॉन्फ्लिक्ट चला रहा था, तो वो एक तरह से उसका विस्फोट होता है। 76 से जो मिर्ची नरसंहार हुआ, उसके बाद से जो कास्ट मैसेकर का दौर चला, तो उसका एक प्रेसिपिटेशन आप देखिए 90s के बाद काफी मैसेकर्स हुए, चाहे वो 12 मैसेकर हो, सेनारी हो, मियापुर हो, लक्ष्मणपुर बाथे मैसेकर हो। वो उसके कारण से लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी की तैसी होगी, जहाँ की पुलिस कहा करती थी कि हमारा एकमात्र मैंडेट है कि हम लाश उठाएं, हम रोकने नहीं जाएंगे, हमारा काम है सिर्फ लाश उठाना। तो ऐसे माहौल में कोई इंडस्ट्री की कैसे सोच सकता है? तो यहाँ पे रोड्स नहीं थी, बिजली नहीं था, किडनैपिंग जो है यहाँ पे इंडस्ट्री थी। पूरे देश में 90s के दौर में बहुत बड़े चेंजेस हुए। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़े स्केल पर अपने आप को एक्सपेंड किया, लेकिन बिहार उससे कटा रह गया उस समय भी। इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि जो सोशलिस्ट बैकग्राउंड के जो नेता थे, नीतीश कुमार और लालू यादव, तो ये लोगों का ओरिएंटेशन नहीं था। ये कमूमन एक ऐसा माहौल बन गया, और बिहार से जो कि पटना तक में जो कुछ लोग काम करते कारोबारी थे, वो भी बाहर जाना यहाँ से शुरू कर देते हैं। उनका एक माहौल नहीं था, एक शाम के वक्त अगर आप नहीं निकल सकते थे, भय का माहौल था, तो इंडस्ट्री दूर की बात थी उस दौर की। लेकिन एक पॉजिटिव बात कि बिहार का वो ट्रांजिएंट पीरियड था, क्योंकि बिहार में कास्ट गैप्स बहुत है। बिहार की हिस्ट्री ऐसे रही है कि यहाँ पे ज़मींदारी सिस्टम यहाँ पे बहुत स्ट्रांग थी, और उसकी वजह से क्या है, यहाँ पे 2 क्लासेस थी, यहाँ पे लैंड होल्डिंग क्लास और लैंड लेस क्लास थी। तो दोनों के बीच में गैप्स इतनी थी, उस गैप को फिल करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
लोकसभा में शोर शराबे और मामूली नोकझोंक के बीच कल रात झारखंड राज्य गठन का बिल ध्वनिमत से पास हो गया। अलग झारखंड का बिल लोकसभा में पास होने के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो 87% जो रेवेन्यू था वो झारखंड के पास चला गया, बिहार में 13% ही आया। तो बिहार सिर्फ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी बन के रह गई। 18 जिलों के इस नए राज्य झारखंड में देश का सबसे बड़ा खनिज भंडार छिपा है। पूरे देश का 37.5% कोयला, 22% कच्चा लोहा और 90% माइका यहीं के खानों से निकलता है, जबकि बोकारो स्टील प्लांट और टिस्को यहीं देश का 40% इस्पात तैयार करते हैं। इनके अलावा टेल्को समेत बिहार के 62 बड़े कारखाने भी झारखंड में ही हैं। दामोदर घाटी परियोजना और पतरातू थर्मल पावर स्टेशन अभी बिहार को 70% से ज्यादा बिजली सप्लाई करते हैं। ये दोनों बिजली घर भी झारखंड के हिस्से में आएंगे। तो इसलिए अगर आप सही ढंग से देखें तो बिहार के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को शुरू होने का समय आज से 25 साल पहले से शुरू हुआ। बेरोजगारी, सूखा और बाढ़ से परेशान बिहार के लिए ये विभाजन एक नई मुसीबत है। झारखंड बनने के बाद बचे बिहार में अब उग्रवाद प्रभावित 15 जिले, बाढ़ प्रभावित 12 जिले और सूखा प्रभावित 9 जिले होंगे। उद्योगों के नाम पर उसके पास अब सिर्फ बरौनी रिफाइनरी, एक बिजली घर और खाद कारखाना बचे हैं। इसके अलावा 28 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 18 बंद पड़ी हैं। उस समय आई थिंक विनय बिहारी का लिखा हुआ गाना था भोजपुरी का, काफी चला था, जिसमें कहता है कि मिसरी मलाई खैला कैला तन बुलंद, मिसरी मलाई खैला कैला तन बुलंद अब खैहा शकरकंद, अलग बैले झारखंड, अलग बैले झारखंड अब खैहा शकरकंद। कि सब तो झारखंड के पास चला गया। अब बहुत सारे जो अपोजिशन के लोग थे वो मजाक भी करते थे विद ड्यू अपोलॉजी टू लालू प्रसाद कि बिहार में सिर्फ लालू और बालू बचा हुआ है। 2005 के एंड में जो अभी हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनकी सरकार बनी। I was literally summoned by the chief minister and said कि जंगल राज का खात्मा नहीं हो सकता है क्या? I was an ADG. I said हो क्यों नहीं सकता है? एनडीए गवर्नमेंट जब आती है नीतीश कुमार तो एक सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किए हैं। शुरू में काफी माहौल हुआ। 2007 में हम लोगों ने एक ग्लोबल मीट फॉर रिसर्जेंट बिहार का एक प्रोग्राम का एक कॉन्सेप्ट दिया और वो कार्यक्रम बड़ा हो गया। उसमें भारत के राष्ट्रपति कलाम साहब एज चीफ गेस्ट आ गए और उसी समय गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात एकदम बिल्कुल उसी आसपास में दोनों प्रोग्राम्स हुए थे। बिहार का प्रोग्राम बड़ा प्रोग्राम था क्योंकि राष्ट्रपति कलाम का उनका अलग ऑरा था, लोग उनको अलग ढंग से देखते थे। काफी लोग एनआरआईज आए थे उस प्रोग्राम में, देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे, काफी लोग आए थे। अब आप सब लोग आ गए हैं, माहौल बना है और निवेश लोग करें, बोलना अच्छी चीज है, कुछ करके दिखाइए। नीतीश कुमार जी के पास वो मौका था कि उसका लिवरेज ले सकते थे, उसको आगे बढ़ा सकते थे, उसको एक बड़े स्केल पे ले जा सकते थे। मोदी जी ने उसको अपने यहाँ देखिए वाइब्रेंट गुजरात कहाँ पहुँच गया और बिहार में फिर प्रोग्राम एक बार और हुआ, उसके बाद वो प्रोग्राम वाइंड अप हो गया। फिर बहुत सारे लोग जो है उनके लिए वो एक पुरानी कहानी बन गई। मुझे लगता है कि शुरू के 1-2 अगर टेन्यूर देख लिया जाए सीएम का, उसके बाद सीएम कहीं ना कहीं वो उस मोड में चले गए कि हाँ जो स्टेटस को वाला ही मामला रहा। शुरू में जो काम जिस तरह से हुआ बिहार में वो एक टाइम में वो डिम हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया, या मैं तो कहूँगा कि मतलब बहुत स्लो हो गया। अब आप बताइए कौन सा इंडस्ट्री लगेगा जहाँ 100 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगता है। जिस तरह से किसी की बॉडी में क्या बीमारी है ये देखना है तो बस उसका यूरिन जांच कीजिए और ब्लड जांच कीजिए, 99% सारी बीमारियों का पता चल जाएगा। उसी तरह किसी स्टेट में अगर डेवलपमेंट देखना है तो ये देखिए कि वहाँ 1 घंटे में आप 100 किलोमीटर जा सकते हैं कि नहीं। नोएडा वाले हरिद्वार चले जा रहे हैं, आप इतनी बेहतरीन सड़कें बना दी गई, मथुरा चले जाते हैं, मेरठ चले जाते हैं यहाँ पे। तो एक तो सड़कों की स्थिति वो देख रहे हैं जिसको अभी थोड़ा सुधार है। उन्होंने फर्स्ट फेज में सड़क, दूसरे में बिजली, तीसरे में पानी, नल जल स्कीम जो कहते हैं, ये बीएसपी फैक्टर में फंसे रह गए। इंडस्ट्री लगाने का एक चैलेंज ये भी है कि बिहार के पास जो मैक्सिमम जो लैंड है ना वो फर्टाइल लैंड है। मतलब आप इसको ये बोलते हैं बिहार खुशकिस्मत है कि बदकिस्मत है, भगवान जाने।
हम सबसे ज्यादा मखाना ग्रो करते हैं। सेपरेट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो सकती है मखाना की। उत्तर बिहार लीची का खजाना है, लीची पर अलग हो सकता है। मैंगो की गजब वैरायटी है, बनाना की बहुत वैरायटी है। वेजिटेबल्स, मेज, स्टार्च का हमारा 11 ऐसा जिला है 38 जिले में जहां की मेज का प्रोडक्शन बहुत होता है। लोग कहते हैं बिहार का लिट्टी, सत्तू, रोस्टेड ग्राम, इसकी इंडिपेंडेंट हो सकती है इंडस्ट्री। आप जो बाहर के जो चिप्स आते हैं, इतना नालंदा में और सब एरिया में इतना आलू होता है, इतना टमाटर यहाँ होता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यहाँ एक इमेंस पोटेंशियल है, लेकिन आप पटना से बाहर गंगा पार करके नॉर्थ बिहार घूम जाइए, एक भी इंडस्ट्री नजर नहीं आएगी। बिहार में बड़ी इंडस्ट्री की बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि उसके लिए रॉ मटेरियल कोई नहीं है, जमीनें बहुत महंगी है। छोटी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है बिहार में, वो चल सकती है। गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजों में नहीं हो पा रहा है। मेरा खुद का एक बनाना फार्म है जिसमें G9 केले की खेती मैंने करवाई थी। आज के दिन में बाजार में उसके 5 रुपए केजी भी बायर नहीं है। मैं किसी भी बायर को फोन करता हूं तो कहता है ठीक है सर, देखूंगा, आऊंगा, लेकिन फिर उसका दोबारा फोन नहीं आता है। ये कैपिटल इंटेंसिव कोई फार्मिंग में अगर कोई फार्मर जाएगा तो बेचारा कहीं नहीं टिक पाएगा। अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट कर सकती थी सपोर्ट, गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि फार्मर्स, आज के दिन में बिहार में इतने स्कूल्स हैं, सब स्कूल्स में लोकल फार्मर्स के फार्म का केला अगर खरीद के स्कूल के बच्चों को बंटवा दीजिए मिड डे मील में, फार्मर्स का इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा, फार्मर्स की इनकम बढ़ जाएगी, बच्चों को जो है वो बगल के फार्म का बिना कार्बाइड का वो उनको बनाना मिल जाएगा खाने के लिए। स्टेट का खुद का जो फोकस नहीं रहा, उसका एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल देता हूं मैं। स्टेट ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन पे एक बड़ा अमाउंट रखा है काफी इस टाइम, पिछले 20 साल में 35,000 करोड़ जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बिजनेसेस को है। मतलब एक तरह से ठेकेदार इकोनॉमी क्रिएट की गई यहाँ पे। इंडस्ट्री पे जो स्टेट का जो बजट का एलोकेशन है, इट इज़ लेस देन 1%। मुझे याद है कि इससे पहले वाला बजट में जो हमारा बजट का जो अमाउंट था वो 1813 करोड़ था, जो टोटल बजट का 0.65% आता है। मतलब स्टेट का खुद का भी फोकस नहीं था। अब ये एक बहुत ही सुखद बात है कि अभी 3 केंद्रीय मंत्री, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरिराज सिंह, तीनों के पास ऐसे विभाग हैं, एमएसएमई हो या टेक्सटाइल हो या फूड प्रोसेसिंग हो। यही 3 फील्ड है जिस पर कि बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। टेक्सटाइल में डेफिनेटली देयर इज ए स्कोप, नो डाउट। इसलिए स्कोप है कि जब 14 करोड़ की आबादी है हमारी, तो हर को कपड़े पहनने हैं। तो अगर हम बाहर से तमिलनाडु से उठा के ले आ रहे हैं, वो यहाँ बिक जाता है, कलकत्ता से गंजी ले आते हैं, वो यहाँ बिक जाता है, तो हम यहाँ क्यों नहीं बना सकते हैं। एमएसएमई जो सेक्टर है, समथिंग जिस बात की जनता स्वराज पार्टी की जो संस्थापक है प्रशांत जो बात करते हैं कि हमको बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, हमको छोटी इंडस्ट्री चाहिए। बिहार के साथ में अभी भी नाइंसाफी जो है बहुत स्ट्रांग है। आप देखिए कि भारत सरकार जब कोई इंडस्ट्री लाती है, जैसे अभी 4-5 सेमीकंडक्टर यूनिट्स लाई गई, उन सेमीकंडक्टर यूनिट्स में जो है 3 जो है गुजरात को दे दिया गया, एक असम को दे दिया गया, बिहार को कुछ नहीं मिला, जबकि यहाँ पे इंटरेस्टेड थे हम लोग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि जो लोग ट्रेडिंग के काम में पैर जमा लिए हैं, एस्टेब्लिश हो चुके हैं, दे आर नॉट मूविंग टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। ठीक इसके रिवर्स अगर गुजरात का केस हम देखते हैं, तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो अपने फील्ड में एस्टेब्लिश हो गए, वो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस बार सरकार बनी तो इसमें चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, ये उनमें बहुत बड़ा उसका एक रोल है। लेकिन आप देखते हैं चंद्रबाबू नायडू, आप जब भी दिल्ली जाते हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ से उठा के ले आते हैं, और छोटी मोटी चीज़ें नहीं कर रहे, मांग रहे, वो बड़ी चीज़ें मांगती हैं। मैं इनफैक्ट एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के साथ में 2 दिन पहले ही बात कर रहा था। वो ये कह रहे थे कि देखो, जब हमारे पास आंध्रा के ब्यूरोक्रेट्स या पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं तो हमसे कुछ मांगते हैं, बिहार के लीडर्स आते हैं वो खाली किसी के ऑफिसर के ट्रांसफर की पैरवी लेके आते हैं। बिहार के लीडर्स इसी बात में खुश हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री आए हैं और उन्होंने किसी पैसेंजर ट्रेन को जो है झंडा दिखाया है, या हमारे यहाँ पे हमारे कंस्टिट्यूंसी में उस ट्रेन की जो स्टॉपेजेस हो गई है, उनको लगता है कि हमको तो किसी व्यक्ति के नाम पे वोट मिल जाएगा या कास्ट के नाम पे मिल जाएगा। वो कुछ टेंजिबल मांगते नहीं है और वो विजनलेस भी हैं। बिहार के लीडर्स में आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं दिखेगा मजबूती से अपनी बात जो है सेंटर में रखता हो। जबकि यंग लीडर्स, चिराग पासवान देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के नारे गए, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर बन गए, एक उद्योग नहीं लगाया उन्होंने फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड।
बिहार में जातीय हिंसा और भेदभाव का एक लंबा इतिहास रहा है और उससे निपटने के लिए जरूरी था सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। इसलिए समाजवादी मिजाज की सरकारों का फोकस भी पिछड़ी जातियों के सशक्तिकरण पर रहा। लेकिन सोशल जस्टिस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बीच जैसा संतुलन होना चाहिए था वो नहीं हो सका। इसलिए एग्रो प्रोसेसिंग के भारी पोटेंशियल के बावजूद बिहार अपने घर में अवसर पैदा नहीं कर सका। लेकिन बीते कुछ वर्षों का दूसरा सत्य ये है कि बिहार में अब इंडस्ट्री और निवेश को बढ़ावा देने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार एक महत्वपूर्ण बदलाव के मुहाने पर खड़ा है, जहां नेता भी अब आर्थिक न्याय की बात करने लगे हैं। अभी पिछले 2-2.5 सालों में बिहार में इंडस्ट्री को लेके काफ़ी चीज़ें शुरू हुई हैं और बहुत पॉजिटिव चीज़ें डेवलप हुई हैं। जैसे इंडिया का लार्जेस्ट बैग क्लस्टर बना मुजफ्फरपुर में। बिहार जो है इथेनॉल प्रोडक्शन में इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट स्टेट है। अभी हर स्टेट ने क्या है ना, इथेनॉल का कोटा मुक्त कर रहा है। लेकिन जैसे केरला का एग्जांपल देता हूँ आपको, उन्होंने कोटा तो इथेनॉल का प्रोडक्शन करवा लिया, लेकिन वो इतना इथेनॉल प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते। वो बिहार से ले रहे हैं वो इथेनॉल और वो अपने स्टेट का प्रोड्यूस करके दिखा रहे हैं। एग्रीकल्चर में आप देख रहे होंगे कि एकाएक बहुत बड़ी क्रांति बिहार में हो रही है। एग्रीकल्चर को लोग अब आने वाले दिनों के लिए वाइब्रेंट इकोनॉमी का सबसे बड़ा केंद्र मान रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिहार की मिट्टी और जो पानी है ये देश में रेयर है। पूरे देश में पानी खत्म हो रहा है, आपके यहाँ आज भी पानी है, मीठा पानी है, अच्छा पानी है। आपके यहाँ मिट्टी, पूरे देश की मिट्टी खराब हो गई। पंजाब की मिट्टी का कार्बन नेगेटिव में जा रहा है, आपके यहाँ अभी भी कार्बन का लेवल 1-2 कहीं मिल जा रहा है। संदीप पौंडरिक जो अभी स्टील मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं, वो आया, उन्होंने पूरे सिस्टम को चेंज किया। जंग लगने की व्यवस्था थी, उसे जंग हटाया, कोर टीम बनाई और उन्होंने बहुत मेहनत किया। बिहार में दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज नजर आ रहा है कि बिहार में एक बड़ी संख्या में यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, वो आप देखे होंगे कि अलग अलग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। जो लैक कर रहा था बिहार में, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर बिल्कुल खत्म हो गया था। थॉट प्रोसेस में गवर्नमेंट की तरफ से भी एक चेंज आया है, लेकिन आवश्यकता है डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योरशिप को, डोमेस्टिक प्लेयर्स को भी आगे बढ़ाने की, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये 3-4-5 सेक्टर हैं। मुझे लगता है कि आने वाले 5 वर्षों में मुझे कुछ होता हुआ दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो इट विल बी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर द स्टेट।